हेलो दोस्तों, आप सभी का दावुद्दा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से आपकी हिंदी की ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको हिंदी ग्रामर में पहले नंबर टॉपिक है आज का आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हिंदी भाषा का विकास। तो आइए देखते हैं हम हिंदी भाषा के विकास को। तो हिंदी भाषा का विकास, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो जो हिंदी है वो किस लिपि में रहेगी? देवनागरी में। ठीक ना। हिंदी भाषा का आयोग 7 जून 1955 में बनाया गया। कब बनाया गया? 7 जून 1955 में। अनुच्छेद 344 में हिंदी भाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कब किया गया? वो 344 अनुच्छेद में। ठीक। हिंदी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। आगे चलिए। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इस तरफ से, ऐसे इस तरफ से लिखी जाएगी। ठीक ना। कोई भी शब्द लिखेगा तो बाएं से दाएं। ठीक। इसकी पहचान कैसी होगी? तो क्षैतिज रेखा से, इसे शिरोरेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शिरोरेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से? दाईं से बाईं, मतलब इस तरफ से। ठीक। अब देखते हैं हम आगे। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि, शिरोरेखा और अर्ध अक्षरात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले गुजरात के राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख से में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजा जयदेव भट्ट के शिलालेखों में हुआ है। पूछा जाएगा कि अगर हिंदी भाषा का शुरुआत या विकास कहाँ से, किसके शिलालेख से हुआ है, तो राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख से। ठीक ना। तो हमने पहली स्लाइड में जो क्वेश्चन कवर किए हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड में प्रमुख भाषाओं की लिपियां। तो आप हिंदी है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक ना। और अंग्रेजी को रोमन में, पंजाबी को गुरुमुखी में, नेपाली को देवनागरी में और जापानी को कानो लिपि में। किसमें? कानो लिपि में। ठीक। तो आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का क्रम। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। कौन सी आई? संस्कृत। फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का क्रम है। तो सबसे पहली भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है कौन सी? संस्कृत। ठीक ना। तो अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा या आदि जननी भाषा किसे माना जाता है, तो संस्कृत। देवनागरी लिपि का विकास। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल, फिर देवनागरी। इस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखते हैं लिपियों की लिपि किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। ठीक ना। लिपियों की लिपि किसे कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को लिपियों की लिपि कहा जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949, कब? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? राजभाषा को। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा का विकास पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है ग्रामर। टॉपिक स्टार्ट करना है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम टॉपिक देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। चलते हैं आगे से। आइए देखते हैं अब हिंदी में। तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है वर्णमाला, फिर पढ़ेंगे संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, कार्ति, रस, छंद, अलंकार। तो इतनी आपकी ग्रामर है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम दीजिए आप, सभी एग्जामों के लिए यही ग्रामर रहती है, क्योंकि ग्रामर कभी बदलती नहीं है। ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं हम। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण यानी अक्षर, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या है 52, 52। कितनी है? 52। ठीक।
वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। ठीक, तो आइए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या है? वर्ण। ठीक, या ध्वनि। अब दो प्रकार से पूछा जाता है, लिखित और मौखिक। तो लिखित इकाई पूछे तो वर्ण और मौखिक पूछे तो ध्वनि। बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो लिखित इकाई क्या है? वर्ण, और मौखिक क्या है? ध्वनि। ठीक, हो गया। सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वर्ण या ध्वनि, दो में से कोई भी लगा सकते, जो ऑप्शन में हो। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वर्ण के भेद। वर्णों को कितनी भाषा में बांटा गया? स्वर, व्यंजन, दो भागों में बांटा गया। किसमें? स्वर और व्यंजन में। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जो किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि। तो लिखने के आधार पर तो स्वरों की संख्या 11। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या है 10। कितनी है? 10। अगर मूल स्वर पूछ ले तो 10 ही है। कितने हैं? 10। और अगर लिखने के आधार पर पूछा जाए तो 11। ठीक, तो आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे लगाना है। ठीक, तो आइए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं अगला। आइए हम स्लाइड देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? रस, दीर्घ और लुप्त। रस एक मात्रक, दीर्घ द्विमात्रक, लुप्त त्रिमात्रक। रस स्वर जो इनमें कम समय लगता है, इनकी संख्या 4। टा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, इनकी संख्या 7 है। लुप्त स्वर जो रस और दीर्घ से अधिक समय लगा, उनको लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक ना। हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर। कौन से? अग्र, मध्य और पश्चिम। मतलब जीभ का आगे वाला भाग, बीच का और पीछे। तो जो जीभ के आगे वाले भाग से छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 बोले जाते हैं। मध्य से सिर्फ छोटा आ बोला जाता है। और पश्चिम पीछे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तो जीभ के पीछे वाले भाग से, पिछले भाग से। ठीक, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आइए अब देखते हैं अगली स्लाइड को। तो मुख्य द्वार। मुख्य द्वार यानी मुंह से बोले जाने वाले। कहाँ से? मुंह से। तो मुंह के द्वार के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार बांटा है। समृत, अयध समृत, विव्रत और अयध विव्रत। समृत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक ना। तो इसमें क्या होगा? छोटा मुंह खुलेगा। अब ए, ओ, इसमें थोड़ा मुंह और ज्यादा खुल जाएगा। विव्रत में इसमें मुंह का आकार बड़ा होगा, आ, बड़ा, जैसे बोलिए आप। अयध विव्रत, आए और आओ, इसमें मुंह थोड़ा कम। तो जिस प्रकार से हमने स्वरों को प्रकार बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। अब देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन देखना है हमें। तो व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन, जैसे हमने पढ़ा था। अब हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 33। कितनी व्यंजन है? 33। अब व्यंजनों के भेद पढ़ना है हमें अलग अलग। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। और जो संयुक्त व्यंजन होता है चौथा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन में का से लेके माँ तक स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? का से लेके माँ तक, जिसको कचट तब वर्ग बोलते हैं। का, चा, टा, ता, पा, बा, माँ तक बोलता है। ठीक, कचट तब। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और उस व्यंजन सा, हा। तो जी आपके 4 उस व्यंजन है। ठीक ना। तो 25 जी हो गए, 4 जी हो गए आपके 29, और 29 और 4 हो गया आपका 33। कितना हो गया? 33। ठीक, अब 33 तो जे हुए और 11 वो हमने स्वर लिए थे, तो कितना हुआ अभी? 44 हुआ। ठीक ना। और टोटल वो रहते कितने हैं? 13, क्योंकि हमने अंग हा भी लिया नहीं था। क्या नहीं लिया था? अंग और हा हमने लिया नहीं था। तो ये हो जाते हैं आपके कितने? 13, 13। तो 13 ये हो गए, 33 ये हो गए।
जोड़िए कितना हो गया 6 4 46 हो गया, ठीक ना। तो 46 हुए अभी। अब और कौन कौन से रह गए, अभी 3 रह गए, छाछत्री त्रातिशूल विज्ञानी। तो 3 जे जुड़ जाएंगे तो आ जाएंगे आपके 49 49, ठीक। अब अभी भी 3 बचे हुए हैं, क्योंकि कितनी संख्या होती है 22 वो 52 बाव। तो इसमें आ जाएगा अंगाहा, सिरा और जे अढ़ा। क्या हो जाएगा अढ़ा। इस प्रकार से जे बनता है अढ़ा, ठीक। तो आइए अब देखते हैं हम आगे से चलते हैं आगे। तो अब पढ़ते हैं हम स्पाइसी व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पाइसी व्यंजन मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था का से लेके माँ तक। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में आएंगे का खा गा गा घा ञा। इसको हम ये सब कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। ध्वनि कहाँ से निकलेगी, गले से, कंठ से निकलेगी। ना हो तो आप बोल के देख लीजिए। चा छा जा जा झा ये सब तालु से। कहाँ से, तालु, अपने मुंह का जो तालु होता है वहां से ये आवाज निकलेगी, आप बोल कर देखिए। और ऐसे मूर्धा, तो ये तालु के जो आगे दांतों के बीच के ऊपर वाला है, जो दांत के बिल्कुल बगल में घलता है, इसको बोलते हैं मूर्धा। दांत से पहले जो मसूड़े बोलते हैं इनको हम, वहां पे घलेगा, ठीक ना। तो इनको बोलते हैं मूर्धा। ता ठा डा डा ढा हाँ बोल के देखिए। दांत, ये सब जीभ कहाँ घलेगी, दांत। दांत से बोलेंगे ता था दा धा ना। तो जीभ कहाँ घलेगी, दांतों में। अब पा फा बा भा मा ये सब ओंठ से बोलेंगे। ना हो तो अब बोल के देखते चलिए, आपको सब समझ में आते जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। वर्ग कितने होते हैं आपके 5। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन। अब आजिए अब अनुनासिक। अब अनुनासिक में क्या आता है, सो जितने अणा होते हैं आपके सभी वो आते हैं। अंगा एणा एणा ना मा, ये आपके क्या होते हैं 5 अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं 5 अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है, नाक से। जिससे नाक से हवा निकलती है उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। और मुख और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अयोगवाह पढ़ते हैं। तो अयोगवाह है कौन कौन से आपके, अंग और आह। अंग और आह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ना तो इनको स्वरों की संख्या में गिना जाता है ना व्यंजनों की संख्या में, ठीक ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजनों में, ठीक ना, जैसे मैंने अभी बताया। आइए देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता हो उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2। एणा और अढ़ा, जे वाला पढ़ जे, ठीक ना। जिससे पढ़ना में लिखना पढ़ना में आता है ये अढ़ा, ठीक ना। तो एक साथ जीभ कहाँ गिरती है, सीधी नीचे गिरती है, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अप्राकंपित व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ में 2-3 बार कंपन होता है। कितनी बार कंपन होता है, 2-3 बार, उन्हें प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 1। रा, क्या रा 2-3 बार हो रहा है। और पार्श्विक व्यंजन में आएगा आपका ला। क्या आएगा, ला, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब चलता हूँ मैं आगे स्लाइड पर। ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों यारों के पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और हर क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम दीजिए, सब में आने वाला है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे सघोष या घोष व्यंजन, ठीक ना। तो हम पहले पढ़ेंगे सघोष, पे पढ़ेंगे घोष। तो सघोष व्यंजन ऐसे, सघोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में कंपन होता है, ऐसे वर्णों को सघोष या घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष या फिर घोष। सभी स्वर सघोष होते हैं। जो स्वर हैं जितने भी वो क्या होते हैं, सघोष। प्रत्येक वर्ण वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंच, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ है। क्या है जी, अंतस्थ है। और हल, और हल को जोड़ रखना है। तो इनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 31। कितनी हो जाएगी, 31, ठीक। हा को जोड़ के। अब देखिए फिर संघोष। अब संघोष में क्या देखना है हमें, तो इनकी संख्या वो गिन के बता रहा है आपको कौन कौन होंगे। सो आ से लेके औ तक ये हो गया।
और 25 आपके जी मैंने बताई थी आपको। तो 25 में से 25 पूरे नहीं लेना है, मैंने बोला है का और तृतीय चतुर्थ पंच, तो तीसरा चौथा पांचवा, तो हर लाइन में 3-3 होंगे, तो 3-5 15, तो ये हो जाएंगे 15 और 5 जे हो गए आपके 20 और 11 ऊपर वाले हैं, तो हो गया आपका 31 31। इस प्रकार से जे 31 है, ठीक ना। अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने आपको गिन के बता दिए हैं, ठीक। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम समय लगता है, महाप्राण में ज्यादा समय लगता है। अल्प प्राण जिन प्राणों के उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा चारों अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन। और एक उत्क्षिप्त व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से? देखो का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा। अब चारों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और एक उत्क्षिप्त व्यंजन है आपका इया। कौन सा है? इया। तो इस प्रकार से मैंने अल्प प्राण भी आपको बता दिए हैं। आइए अब देखते हैं सघोष या घोष। तो जी हम आप अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं, जो दोबारा से पेज आ गया वही। और जी हम अघोष भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सघोष पढ़ लिया हमने, देखते हैं। हाँ पढ़ लिया, अघोष नहीं पढ़ा, अघोष पढ़ते हैं, ठीक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्र में क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। हिंदी वर्णमाला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा, वो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। जैसे अभी उसमें हमने क्या क्या दिखा था? दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें पहला और दूसरा कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ, 1 मिनट, मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। 1 मिनट, क्या देखा था हमने? तृतीय चतुर्थ पंचम, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें क्या हो बचा है? दूसरा, पहला और दूसरा। यहाँ पे जो तीसरा लिखा है ना, सही है। पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही लिखा है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला दूसरा वर्ण जे के आ जाएंगे आपके अघोष में, सघोष में आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो चलते हैं आगे। तो हमारा स्लाइड यहीं पे खत्म होती है। आप सभी से निवेदन, आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो चीज भी समझ में ना आई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, शानदार टॉपिक पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी स्लाइड के अनुसार, संधि पढ़ लेंगे या समास पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। धन्यवाद। तो आप लोग एक बार फिर से नोट्स देख सकते हैं। आप डाउनलोड करना चाहें तो मैं आपको उनको बता भी सकता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको पूरा शुरुआत से बता देता हूँ, ठीक। तो ये आपका पहला पेज हो गया, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12 और ये 13। ये आपका पूरा मैंने टॉपिक शानदार तरीके से कवर कराया है। तो आप लोग इसको नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। धन्यवाद।